आप लोग जानते हैं आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हम आज बात करने वाले हैं भारतीय दंड संहिता के बारे में। थंबनेल पे आपने देखा ही होगा कि आज का वीडियो रिलेटेड है इंडियन पिनल कोड से। इसके बारे में जानेंगे बहुत कुछ। तो आप अपने आसपास न्यूज़पेपर, टीवी चैनल और सोशल मीडिया में कई सारी आपराधिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते और सुनते होंगे, जैसे कि रेप, हत्या, चोरी, डकैती, साइबर क्राइम। तो ये सारे अपराधों को करने वाले जो अपराधी हैं, उनको सजा देने के लिए, उन्हें दंड करने के लिए, यानी कि उनको पनिश करने के लिए हर देश में अलग अलग कानून होते हैं। तो जैसे कि हम अपने प्यारे भारत में रहते हैं और भारत के नागरिक होने के नाते हमें यहाँ के कानून के बारे में जानना इम्पोर्टेंट भी है, और साथ ही हमें इसलिए इसे पढ़ना भी है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। इससे कई सारे सेक्शन पूछे जाते हैं, धाराएं पूछी जाती हैं। स्पेशली यूपीएसआई हो गया एग्जाम, इनमें पूछे जाते हैं। कई सारे एग्जाम है जिनमें पूछ लिया जाता है। वैसे भी किसी बच्चे ने कमेंट में मुझे कहा है कि मैं आईपीसी के बारे में वीडियो बनाऊं, तो मैंने सोचा कि मेरे पास जो भी नॉलेज है वो मैं आपसे शेयर करूँ। तो बात आती है आईपीसी की, यानी इंडियन पिनल कोड। हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय दंड संहिता। तो ये कानून अंग्रेजों के समय से ही लागू है। बात है 1833 में जब चार्टर एक्ट आया। चार्टर एक्ट के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री पढ़िए, वहाँ पे आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो जब चार्टर एक्ट आया तो उसके बाद 1834 में पहला कानून आयोग बना। और पहले कानून आयोग के चेयरमैन कौन थे, यानी कि चेयरपर्सन, वो थे लॉर्ड मैकाले। नाम सुना होगा आपने लॉर्ड मैकाले का हिस्ट्री में बहुत ज्यादा। तो जब पहला कानून आयोग बना तो उसकी सिफारिशों पर आईपीसी को बनाया गया। अंग्रेजी शासन के समय 6 अक्टूबर 1860 में ये कानून पहली बार संसद में पास हुआ और उसके बाद 1862 में पूरी तरह से लागू कर दिया गया, और उस समय ये अंग्रेजों के ऊपर भी लागू था। उसके बाद जब भारत स्वतंत्र हुआ और भारत का विभाजन हुआ, तब स्वतंत्र भारत ने आईपीसी कानून को अपनाया और इसमें कई सारे संशोधन किए। इस समय आईपीसी यानी इंडियन पिनल कोड देश का सबसे बड़ा क्रिमिनल लॉ है और देश के सभी नागरिकों पर लागू भी होता है। आईपीसी को लागू इसलिए किया गया ताकि पूरे देश में अपराधों के लिए एक जैसा कानून, एक जैसा आप समझ सकते हैं। एक जैसा से मतलब है कि एक अपराध के लिए अलग अलग सजा नहीं होती। यानी कि अगर आप चोरी करते हैं, ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर आप चोरी करते हैं, या चाहे आप कोई पैसे की चोरी कीजिए या किसी सामान की चोरी कर लीजिए या किसी बड़े सामान की चोरी कर लीजिए, तो चोरी ही कहलाएगी। उसके लिए एक ही सजा होनी चाहिए, अलग अलग सजाएं नहीं होंगी उसके लिए। आईपीसी में जो सजा है निर्धारित की गई है, उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। तो आईपीसी बेसिकली यही निर्धारित करता है किस जो है जुर्म के लिए, किस अपराध के लिए, किस क्राइम के लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या पनिशमेंट दी जानी चाहिए। तो बेसिकली आईपीसी पूरे देश में क्राइम्स को, यानी कि अपराधों को कैटेगराइज करता है कि किस किस तरह के अपराध होते हैं और उन अपराधों के लिए क्या पनिशमेंट है, इसको भी निर्धारित करता है आईपीसी। आईपीसी में कुल 23 चैप्टर है और लगभग 511 सेक्शन है। सेक्शन जिनको आप धाराएं कहते हैं, उर्दू में दफा भी कहते हैं। आपने मूवीज वगैरह में सुना होगा कि इस दफा के तहत इनको सजा सुनाई जाती है, तो वही। और उन सेक्शन में अलग अलग अपराधों और उनकी सजा के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। Simply I can say that IPC defines offenses and provides punishment for it. Okay? IPC में समय समय पर बहुत से संशोधन हुए हैं, आज भी होते रहते हैं। मैं बता दूं, IPC एक प्रकार का सब्सटेंटिव लॉ है, यानी कि मौलिक कानून, जिसको हिंदी में कहेंगे। मौलिक कानून को दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला सिविल लॉ, यानी कि दीवानी मामले जिनको कहते हैं। दूसरा है क्रिमिनल लॉ, जिसको फौजदारी मामले कहते हैं। सो मैंने सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है कि आईपीसी एक्चुअली है क्या। एक सिंपल वे में ये कानून क्राइम के बारे में बताता है और किस क्राइम के लिए क्या पनिशमेंट होगी और कितना जुर्माना देना होगा। लेकिन अब यहाँ बात ये आती है कि सजा का जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो क्या होती है। सजा देने की कहने का मतलब ये है कि किस तरह से डिसाइड होगा कि कोई अपराधी है या नहीं है। तो इसके लिए हमें जानना होगा सीआरपीसी के बारे में। अब सीआरपीसी क्या है? तो सीआरपीसी को हम बोलते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, और हिंदी में इसे कहते हैं दंड प्रक्रिया संहिता। जैसे कि सीआरपीसी भी एक कानून है, तो इस कानून को 1973 में पारित किया गया और 1974 में इसको लागू किया गया। किसी भी प्रकार का अपराध होने के बाद 2 प्रकार की प्रक्रियाएं होती हैं, जिसे पुलिस किसी अपराधी की जांच करने के लिए अपनाती है। पहली प्रक्रिया क्या होती है? पहली प्रक्रिया जिसके साथ अपराध हुआ है उसके संबंध में, यानी कि जिसके साथ अपराध किया गया है उसकी जांच करती है पुलिस। और दूसरी प्रक्रिया जिसने अपराध किया, बात को समझिएगा, जिसने अपराध किया है उसकी जांच करने के लिए दूसरी प्रक्रिया। इन्हीं प्रक्रियाओं के बारे में या इन्हीं प्रोसेस के बारे में सीआरपीसी में बताया गया है कि क्या प्रोसेस किया जाएगा इन दोनों प्रक्रियाओं में। सीआरपीसी में 3 मेन पॉइंट, या कह लीजिए 3 प्रोसेस है मेन, जिनके आधार पर अपराधी की जांच होती है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, क्राइम क्या हुआ है, कैसे हुआ है, इन सारी बातों का इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद सस्पेक्ट को ट्रीट करना, यानी कि जो सस्पेक्ट होते हैं कि किस पे ऐसा हमें अनुमान है कि कौन क्राइम कर सकता है, उसको ट्रीट करना। फिर एविडेंस कलेक्ट करना, एविडेंस कलेक्शन, उसका प्रोसेस करना।
तो इन सारी बातों को सीआरपीसी कानून में बताया गया है। तो एट लास्ट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ कि जैसे अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 यानी 379 उसके तहत 3 साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। ये बात बता दी गई आईपीसी कानून में। लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, अपराधी कैसे गिरफ्तार होगा, सबूत इकट्ठा करना, जमानत कैसे दी जाएगी, पुलिस के क्या कार्य हैं, वकील और मजिस्ट्रेट के क्या कार्य हैं, और भी कई सारी बातें, ये सब सीआरपीसी कानून के अंदर बताया गया है। यहाँ पे बात आती है कि जो है जमानत कैसे होती है। तो जमानत, पहली बात तो दो चीजें होती हैं, दो बातें यहाँ आती हैं कि कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जिनमें जमानत होती है, कुछ ऐसे क्राइम होते हैं जो गैर जमानती होते हैं, जिनमें जमानत आपको नहीं मिलती। तो बात करते हैं जो गैर जमानती अपराध है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल युद्ध छेड़ दिया आपने अपने ही देश के खिलाफ, या आपने भारतीय जो हमारा पैसा है उसको नकली बनाने लगे, आप फेक करेंसी बनाने लगे। दूसरा हो गया अगर आप सरकारी जो मुहर होती है, ठीक है, उसमें कोई आप जालसाजी करते हैं या दवा में कोई मिलावट करते हैं, कोई धार्मिक मान्यताओं का आप अपमान करते हैं। इन सारी और भी बहुत सारे ऐसे क्राइम हैं जिनमें जमानत आपको नहीं मिलती, ये गैर जमानती अपराध हो जाते हैं। उसी तरह कुछ ऐसे अपराध हैं जिनमें जमानत आपको मिल जाती है, जैसे कि अगर आप कोई गलत जानकारी देते हैं, झूठे सबूत बनाते हैं, आप किसी सरकारी कर्मचारी का अपमान कर देते हैं, आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, कोई आपराधिक धमकी देते हैं, आप धोखाधड़ी करते हैं, तो इन सब चीजों में आपको सजा मिल जाती है या आपको जमानत भी मिल जाती है। सो नाउ आई होप आपको आईपीसी और सीआरपीसी अच्छे से समझ आया होगा। इन दोनों में अंतर क्या है ये भी आप समझ गए होंगे। अब पढ़ने के लिए इम्पोर्टेंट रह गया है बहुत सारी चीजें। अभी तो ये मेन जो है बात थी आईपीसी होता क्या है, सीआरपीसी क्या होता है, मैंने ओवरव्यू दे दिया आपको। जो मेनली अभी पढ़ने का रह गया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड है, वो है इसकी सेक्शंस या धाराएं। तो कितनी धाराएं हैं मैंने आपको बता दिया, और जितनी भी धाराएं अभी तक एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, जितनी भी जो भी इम्पोर्टेंट है, मैं उनको एक अलग वीडियो आपको बनाऊंगी, उसमें मैं पढ़ाऊंगी पूरे डिटेल में। क्योंकि क्या होता है अगर मैं पूरा एक साथ पढ़ा दूंगी तो थोड़ा बोरिंग लगेगा। बहुत सारी धाराएं हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो इस समय सरकार ने लॉकडाउन लगा रखा है, लॉकडाउन किस धारा के तहत लगा रखा है, ये सारी चीजें कौन कौन सी धाराओं का जो है उपयोग किया है सरकार ने इस दौरान, तो इन सारी धाराओं के बारे में भी पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं हो सकती हैं इसकी। तो इसके लिए एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, सारी धाराएं पढ़ेंगे डिटेल में और वहीं पर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज एंड। अगर आपको इन्फॉर्मेशन मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे शेयर करिए और लाइक करिए प्लीज, और मुझे कमेंट में प्लीज बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।